हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट 24x7 पर आपके लिए फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज आपकी सीरीज़ की दूसरी क्लास है, तो जिसमें आपको फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, किस ताप पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है, और जबकि जल का जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन उसका जो सबसे अधिकतम जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो जो न्यूटन का पहला नियम है ये जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम या फिर न्यूटन की गति का प्रथम नियम आपका एक ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बल की परिभाषा आती है, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है, और बल बराबर होता है हमारा द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि F बराबर होता है m इंटू ए। एफ बराबर m इंटू ए, जहाँ m जो है द्रव्यमान होता है और a त्वरण होता है। तो बल की परिभाषा जो है हमें न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। बल एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और साथ में ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर भी कार्य करता है। और जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम होता है इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा न्यूटन की गति का तृतीय नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। दूध को मथने पर उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? जब दूध को मथा जाता है तो उसमें एक बल कार्य करता है जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं, और इसी अपकेंद्री बल के कारण दूध में जो उपस्थित क्रीम होती है वो अलग होकर के किनारों पर आ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्री बल। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यह, ऑप्शन ए है, प्रजनन में बाधा डालता है, ऑप्शन बी मच्छरों के लिए विष है, ऑप्शन सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है, ऑप्शन डी मच्छरों को भगाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। जब पानी में जो रुका हुआ पानी होता है उसमें मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है तो उसके ऊपर, पानी के ऊपर जो है मिट्टी के तेल की एक परत बन जाती है, और उसके नीचे उपस्थित लार्वा को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो सांस नहीं ले पाते हैं और मर जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। हुक का नियम संबंधित है। तो जो हुक का नियम है ये प्रत्यास्थता से संबंधित होता है। प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण अगर उसमें विकृति उत्पन्न की जाती है तो वह दोबारा से अपनी स्थिति में वापस आ जाए। जैसे आपकी स्प्रिंग होती है, अगर उसको खींचा जाता है तो उसके बाद में फिर से वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है। तो हुक का जो नियम है ये संबंधित होता है प्रत्यास्थता से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। तो जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है ये, जो लोलक होता है उसकी, वो जिस डोरी से बंधा होता है उस डोरी की लंबाई पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि टी इक्वल टू होता है टू पाई अंडर रूट एल अपान जी। तो इसीलिए आपका जो है एल पर वो निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो वर्षा की जो बूंद होती है, जो नॉर्मली आप देखते हैं पानी की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार में होती हैं। तो उसका कारण होता है पृष्ठ तनाव, क्योंकि पृष्ठ तनाव किसी भी द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण वो अपने पृष्ठ को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, और इसीलिए जो वर्षा की बूंद होती है वो गोल आकार में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक पत्थर को चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाता है, इसका भार बदल जाता है पर द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन सी है भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। ऑप्शन डी है ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। भार और द्रव्यमान जो है, इसमें से भार आपकी सदिश राशि होती है और द्रव्यमान जो है अदिश राशि होती है। तो जो भार होता है ये अलग अलग स्थान पर जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है उस पर निर्भर करता है। इसीलिए चंद्रमा की सतह पर जी का मान अलग होता है और पृथ्वी की सतह पर अलग होता है। इसीलिए किसी भी, अगर मान लो कोई भी पत्थर होता है या कोई भी वस्तु होती है, उससे आप चंद्रमा से पृथ्वी पर लेकर के आओगे तो उसका भार जो है बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो का काम होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आप देख रहे हैं यहाँ पर उच्च, ऑप्शन नंबर ए है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। तो इसको जो है परिवर्तित करने के लिए, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में ट्रांसफर करने के लिए जो है हमारा अपचायी ट्रांसफार्मर होता है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए विद्युत मोटर होता है। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में अपचायी ट्रांसफार्मर बदलता है, और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में उच्चाई ट्रांसफार्मर बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वस्तु की गति दोगुनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है के बराबर होता है हमारा हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर यानी कि अगर वेग का मान बढ़ेगा या गति का मान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा जो है उसके स्क्वायर के फॉर्म में आपकी बढ़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर अगर वेग वेग बढ़ेगा या गति दो गुनी होगी तो गतिज ऊर्जा हमारी चार गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। चली हुई गोली, ऑप्शन बी है बहता हुआ पानी, ऑप्शन सी है चलता हथौड़ा, और ऑप्शन डी है खिंचा हुआ धनुष। तो जो आपका चली हुई गोली, बहता हुआ पानी और चलता हथौड़ा है, इन सब में गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन जो खिंचा हुआ धनुष है इसमें हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारी गतिज ऊर्जा नहीं है, खिंचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। यानी कि क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है कि प्रकाश वोल्टीय सेल जो है सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यहाँ पर प्रकाश वोल्टीय सेल का काम होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा। तो प्रकाश वोल्टेज सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि सूर्य से जो हमें लगातार ऊर्जा प्राप्त हो रही है ये किस कारण से हमें प्राप्त होती है। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन में जो है जब दो बड़े नाभिक आकर आपस में आकर के जुड़ते हैं और उनसे जो है उनके जुड़ने से अपार ऊर्जा मुक्त होती है, जो हमें जो है प्रकाश और ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। यही सेम क्रिया जो है सूर्य में होती है, नाभिकीय संलयन के द्वारा हमें सूर्य के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो सी हमें नाभिकीय विखंडन दिया गया है, तो इसमें जो है जब एक नाभिक दो अलग अलग छोटे नाभिकों में टूटता है तो जो हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होती है उससे नाभिकीय विखंडन द्वारा प्राप्त ऊर्जा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो आयतन तो बढ़ जाएगा, भार भी, अगर मान लो हमें वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो भार भी उसका बढ़ जाएगा, और द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा अगर वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तो, और अगर घटाएंगे तो तीनों चीज़ें घट जाएंगी। लेकिन घनत्व जो होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वस्तु की मात्रा चाहे थोड़ी होगी या ज़्यादा होगी तो उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी घनत्व।
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है और भार 2 गुना हो जाता है। तो अभी आपको जो है गति के रूप में बताया गया था कि अगर गति 2 गुनी हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। वही सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका आपका अलग है। यहाँ पर भी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि के बराबर होता है हाफ m इंटू वी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है हमारा डेसिबल, ध्वनि प्रबलता की इकाई। तो डेसिबल में जो है ध्वनि की प्रबलता की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। शक्ति की इकाई अश्वशक्ति होती है। नौ संचालन में जो दूरी की इकाई होती है वो समुद्री मील होती है। ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, लेकिन जो सेल्सियस है ये ताप की इकाई है। सेल्सियस जो है हमारा ये ताप की इकाई है, टेम्परेचर की इकाई है, ना कि ऊष्मा की। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सुमेलित नहीं है। सेल्सियस जो है हमारा ताप की इकाई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो जिन राशियों का कोई मात्रक नहीं होता, उनकी कोई बीमा भी नहीं होती, तो विकृति जो है ये हमारा एक अनुपात होता है, तो इसीलिए ना तो इसकी कोई मात्रक होता है, ना इसकी कोई बीमा होती है, तो विकृति हमारा जो है एक अविमीय राशि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, तरंग हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो हर्ट्ज जो इसकी इकाई होती है तरंग की आवृत्ति की इकाई होती है। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी इकाई होती है हर्ट्ज। तो तरंग की आवृत्ति यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। टोटल 20 क्वेश्चन थे इस पूरी सीरीज में। पर डे आपको जो है एक सीरीज मिलेगी ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चन की, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। कल भी आपको इससे पहले एक वीडियो मिल चुका है, ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।